हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज जो है हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2025 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका जो लघुत्तरीय प्रश्न है 2 मार्क्स का, उसका सभी सॉल्यूशंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कोड जी है, जी कोड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस कोड अलग अलग होता है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, इस बार जो है 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी का जो है पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन होता है उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, किसी ट्रांसफार्मर के क्रूड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के 2 अभिलाक्षणिक गुणधर्म का उल्लेख कीजिए। ये जो है पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, किसी ट्रांसफार्मर के क्रूड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के 2 अभिलाक्षणिक गुणधर्म का उल्लेख कीजिए। तो इसको जो है इस तरह से लिखना है, किसी ट्रांसफार्मर के क्रूड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित है। तो पहला है, क्रूड का जो है कम निग्राहिता होना चाहिए और कम धारणशीलता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है गुणधर्म, कम शैथिल्य क्षय होना चाहिए, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होना चाहिए, मतलब चुंबक तुरंत धारण करे, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होना चाहिए, उच्च चुंबकशीलता होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। इसमें चूँकि 2 ही बोल रहा है लिखने के लिए, ये हम 5 लिख दिए हैं, इसमें कोई भी 2 लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर 1 और 2 को लिख दीजिएगा तो। ठीक है, तो चलिए ये हुआ पहले प्रश्न का आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किससे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होगा और क्यों? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यही क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किससे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होगा और क्यों? तो देखो, mp जो होता है मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.6729 गुना 10⁻⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। और प्रश्न से दिया हुआ है क्या कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दोनों समान है, तो ke बराबर ke/p। तो चूँकि हम जानते हैं कि लेमडा जो होता है वो होता है h/√2m के, जहाँ पर k जो है गतिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, h प्लांक नियतांक है, लेमडा तरंगदैर्ध्य है। तो यहाँ से लेमडा चूँकि k भी के समान है, गतिज ऊर्जा समान है, 2 कांस्टेंट ही है, h जो है कांस्टेंट ही है, तो लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया m के, मतलब जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका द्रव्यमान कम होगा। इसका मतलब चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा और प्रोटॉन का तरंगदैर्ध्य कम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है। तो ये हुआ 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये तीसरा का सॉल्यूशन है, बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। बीटा किरणों के 2 गुण निम्नलिखित है। पहला है, बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। और दूसरा है, ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। तो इसका जो है बीटा किरण के ये दोनों गुण है और इस दोनों को लिखने के बाद ये जो है इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बोर के अस्थाई कक्षा को समझाएं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोर के अस्थाई कक्षा को समझाएं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता रहता है। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्पन्न नहीं करता है। इन कक्षाओं को अस्थाई कक्षा कहते हैं। किसी भी अस्थाई कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्रियाशील आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। तो ये जो है 2 मार्क्स का जो है सॉल्यूशन हुआ, ये इसका परिभाषा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब शुरुआत में जो है विद्युत द्विध्रुव की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर से रेखित है। मतलब दोनों समान है और एक दूसरे के समांतर है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर -q + q ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। इसका p और e का डायरेक्शन दोनों का समान है, एक दूसरे के समांतर है। तो थीटा बराबर 0 हो गया। तो चूँकि प्रारंभिक कार्य क्या हो जाएगा? -pe cos थीटा होता है। तो -pe cos 0 हो जाएगा। तो -pe हो गया। जब विद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर द्विध्रुव होगा। जब विद्युत द्विध्रुव होगा यहाँ पर को 180 डिग्री से घुमाया जाता है। 180 डिग्री से घुमाया जाता है। अब देखो -q + q हो गया। तो p का वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इसके विपरीत। 180 डिग्री का कोण हो गया। तो कार्य कितना हो जाएगा? -pe cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का मान -1 माइनस क्या हो जाएगा? +pe। तो कुल कार्य हो जाएगा, फाइनल कार्य हो गया pe और इनिशियल है -pe। तो Wf - Wi। तो pe - pe। तो यहाँ से 2pe। इसका आंसर हो गया 2pe। क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है संचार प्रणाली में संचरण के लिए प्रयुक्त 2 विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। तो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है संचार प्रणाली में संचरण के लिए प्रयुक्त 3 विधि निम्नलिखित है। एक है ट्रांसमीटर प्रेषित्र, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल माध्यम, तीसरा है अभिग्राही रिसीवर। ट्रांसमीटर का कार्य क्या है? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के मैसेज को अलग अलग आवृत्ति पर अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तथा ये निश्चित चैनल द्वारा प्रसारित किया जाता है। दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल। अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल को एक निश्चित आवृत्ति के रेंज दिया जाता है जिसके सहारे वे किसी मैसेज को प्रसारित करने का काम करता है। तीसरा है रिसीवर। यह आकाश में छोड़े गए मैसेज को सिग्नल के रूप में पकड़कर हम लोगों को मैसेज देने का काम करता है। ठीक है? तो ये हो गया 3 विधि। चलो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दें। इसके SI मात्रक को लिखें। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आवेश के आयतन घनत्व प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश का परिमाण आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। इसे रो से निरूपित किया जाता है। तो रो बराबर होता है ΔQ/ΔV। तो ΔQ क्या है? आवेश है। ΔV क्या है? आयतन है। रो क्या है? आवेश का आयतन घनत्व। और आवेश के आयतन घनत्व का SI मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम्ब और नीचे में आयतन का मीटर क्यू। तो कूलम्ब प्रति मीटर क्यू। ये इतना लिख देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। इसका SI मात्रक लिखें। क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं, इसका एसआई मात्रक लिखें। किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण उसके ध्रुव प्राबल्य एवं चुंबकीय लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसे स्मॉल m से वेक्टर से निरूपित किया जाता है। m वेक्टर बराबर p वेक्टर इंटू a हो जाएगा। यहाँ पर p वेक्टर हो गया ध्रुव प्राबल्य, a हो गया चुंबकीय लंबाई। तो चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर होता है और इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा और इसका एसआई मात्रक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्यतिकरण और विवर्तन के दो मूल अंतर बताएं। ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। व्यतिकरण और विवर्तन के दो मूल अंतर निम्नलिखित हैं। व्यतिकरण इधर, विवर्तन उधर। पहला है, दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है। विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न होता है। व्यतिकरण फ्रिंजें समान चौड़ाई की हो सकती है और विवर्तन पट्टियाँ कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं हो सकती है। मतलब ये समान चौड़ाई की होती है और ये जो है एक समान चौड़ाई की नहीं होती है। तो ये दो अंतर है इसमें, व्यतिकरण और विवर्तन में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टील तथा नरम लोहा के चुंबकीय गुणों की तुलना करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टील तथा नरम लोहा के चुंबकीय गुणों की तुलना निम्नलिखित है। चुंबकीय गुण निम्नलिखित है। नरम लोहा का धारणशीलता कम जबकि स्टील का धारणशीलता अधिक होता है। दूसरा इसका जो है चुंबकीय गुण है, नरम लोहा का निग्राहिता कम होता है जबकि स्टील का निग्राहिता अधिक होता है। तो नरम में दोनों कम, धारणशीलता और निग्राहिता दोनों कम, और जबकि स्टील में धारणशीलता और निग्राहिता दोनों अधिक होता है। तो ये दोनों चुंबकीय गुण इसका जो है अंतर है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। यदि R बराबर 8 ओम है, XL बराबर XC 6 ओम है तो वर्ग वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान तथा परिपथ की प्रतिबाधा निकालें। तो यहाँ पर आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। इसका मतलब है कि ये RMS वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? RMS। जो घरों में घरेलू विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज रहता है वो रहता है RMS वोल्टेज। तो इसका वर्ग माध्य मूल वेग कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट ही हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं 11। हाँ, सॉल्यूशन इसका है, घरेलू विद्युत परिपथ में विभवांतर का RMS मान ही होता है, अतः वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और दिया हुआ है R का मान 8, XL बराबर XC बराबर 6 ओम। तो प्रतिबाधा जो होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 ओम। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ कितना? क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तो उतना अपवर्तनांक उसका क्या होगा? कम होगा। तो ये जब कम होगा तो इसका मतलब है कि अगर तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा
तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। अगर तरंग दैर्ध्य घटेगा तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही इसी तरह इस पर निर्भर करता है। चूँकि किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर तरंग दैर्ध्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा और अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। जब वस्तु को नेत्र के निकट लाया जाता है तो वस्तु और नेत्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर बनाए रखने के लिए सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम की जाती है। नेत्र के इस गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से नियंत्रित होता है, जिसका एक भाग नेत्र लेंस से तथा दूसरा भाग रेटिना से जुड़ी होती है, सिलियरी मांसपेशियां कहलाती है। वो जो झिल्ली के टाइप का होता है उसको सिलियरी मांसपेशियां कहेंगे। तो ये जो है नेत्र की समंजन क्षमता से का परिभाषा है। ठीक है, इतना लिखने के बाद 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत अनुनाद को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विद्युत अनुनाद को समझाएं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विद्युत अनुनाद को समझाएं। विद्युत अनुनाद की स्थिति में निश्चित कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट पर परिपथ की प्रतिबाधा कैपिटल जेड का मान न्यूनतम होता है, मतलब जेड का मान मिनिमम होता है, जो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात जब जिस बिंदु पर एक्सएल बराबर एक्ससी होगा तो वहाँ पर अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगा। तो अनुनाद की स्थिति के लिए जेड बराबर क्या होना चाहिए, आर कैपिटल आर, या एक्सएल बराबर क्या होना चाहिए, एक्ससी। तो आई मैक्स का मान अधिकतम धारा बहेगा भी नॉट बटे आर मिनिमम, क्योंकि आर का मान मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये जो है अनुनाद की स्थिति कहलाता है, विद्युत अनुनाद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, दशमलव संख्याओं 21 तथा 43 को उनके तुल्य द्विआधारी संख्याओं में परिवर्तित करें। तो चलिए कैसे इसको परिवर्तित करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका क्वेश्चन है 21 का द्विआधारी संख्या निकालना है। तो क्या करना है, 21 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, दायां साइड में जो लिखा हुआ है वो शेषफल लिखा हुआ है, मतलब 21 में 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा और शेषफल 1 बचेगा। तो दायां साइड शेषफल लिखना है। 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, शेषफल 0 होगा। फिर 2 से 5 में भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, इधर 2 होगा। फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, इधर 0 बचेगा। अब नीचे से लिखना है, नीचे से लिखेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 0 1, या द्विआधारी संख्या को इस तरह भी लिखते हैं, को यहाँ से नीचे से लिखेंगे, जहाँ पर पूछ है वहाँ से ये इधर से लिखेंगे, किधर से लिखेंगे, दायां से बायां की तरफ। 1 गुना 2 की पावर 0 प्लस 0 गुना 2 की पावर 1 प्लस 1 गुना 2 की पावर 3 प्लस 0 गुना 2 की पावर 3 प्लस 1 गुना 2 की पावर 4। इस तरह से भी लिखेंगे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे से लिखो 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। 43 का देखते हैं उसी तरह से। 43 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 21 आएगा, 21 दूना 42 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो फिर शेषफल 1 बचेगा, तो यहाँ 10 होगा। फिर 10 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा, 5 आएगा। फिर 5 में 2 से भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, 1 आएगा। फिर नीचे 1 0 1 0 1 1 लिखना है, तो यहाँ पर 1 0 नीचे से लिखेंगे तो 1 0 1 0 1 1, तो यहाँ पर लिख दिए। अब इधर से 2 की पावर 0 शुरू करेंगे 1 से, तो 2 की पावर 0 1 1 हो गया, 2 की पावर 1 1 हो गया, इस तरह से 0। उसके बाद अब इसको जब गुना करेंगे तो जो है यहाँ पर कितना पुर जाएगा, 43 32 हो गया, 32 32 8
40, 40 हो गया, 2 42, 1 43। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है द्विआधारी संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर बताएं। तो चलिए देखते हैं इसका अंतर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में विखंडित होने पर पर्याप्त ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ये जो है इक्वेशन याद रखना है, 92 U 236, 36 KR 92 प्लस 56 BA 141 प्लस 310 N प्लस Q 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उदाहरण में जो है नाभिकीय विखंडन परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय संलयन जब 2 हल्के नाभिकों के परस्पर संलयन से एक भारी नाभिक का निर्माण होता है तथा इस प्रक्रम में विशाल ऊर्जा निष्कासित होती है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम हीलियम प्लस ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका उदाहरण है हाइड्रोजन बम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्यूरी तापमान क्या है। तो चलिए देखते हैं क्यूरी तापमान का परिभाषा। वह तापमान जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ अपनी अस्थायी चुंबकीय गुणों को खो देता है और अनुचुंबकीय बन जाता है, इसे क्यूरी तापमान या क्यूरी बिंदु भी कहते हैं। इस तापमान का नाम पियरे क्यूरी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1895 ईस्वी में खोजा था कि चुंबकत्व एक विशिष्ट तापमान पर खो जाता है। ये हुआ क्यूरी तापमान का परिभाषा। ठीक है, इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण निम्नलिखित है। पहला है वैसे पदार्थ जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मंद आकर्षण होता है, मतलब कम आकर्षण होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और धनात्मक होता है। दूसरा ये गुण हुआ। तीसरा, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से थोड़ी अधिक होता है। तो यहाँ पर 2 ही लिखने के लिए बोला गया था, लेकिन हम 3 लिख दिए। तीनों में से 2 लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका शर्त क्या है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट लिख देना है, इसमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20वां। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। तो चलिए इसका देखते हैं क्या है बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा मिडिल फिंगर परस्पर लंबवत फैलाया जाए तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो गति या बल की दिशा अंगूठा की दिशा में होगा। इस पर डिटेल वीडियो डाला हुआ है बना करके, आप सर्च कीजिए और इसको देख सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ब से बाएं, ब से विद्युत मोटर। इस नियम का उपयोग किस में होता है? विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है 2025 का जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसका पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आएंगे,
उसके बाद जो है सब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का वीडियो लेके आएंगे, उसका जो है सारा सॉल्यूशन करवाएंगे। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो है सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ था 2025 में, उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।